उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 10 विधानसभा सीटों का अब शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे और सुबह 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होने लगेगी, जिसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां सभी 9 की 9 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां पर विपक्षी दल के नेता लगातार पहरेदारी करने बैठे हुए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए टाइट सिक्योरिटी के साथ मतगणना केंद्र के बाहर की हलचल देखी जा रही है। तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हमारे तमाम वहां की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसे ही मतगणना शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद का को देखेंगे। रिजल्ट तो देखो अभी थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पॉजिटिव हैं, हम ही जीत रहे हैं, इतना हमें भरोसा है क्योंकि हमारी पूरी जनता सर्व समाज ने हमारा साथ दिया है, तो हम जीतेंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। और फिर करीब उम्मीद यही जताई जा रही है पार्टी के तमाम लोगों की उनकी ही जीत होगी, लेकिन किसकी किस्मत आज चमकेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा और अगले 3 से 4 घंटे में आप देखेंगे कि 12-1 बजे के बाद नए विधायकों के नाम आना। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। खैर सीट से हमारे साथ मोहम्मद कामिर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। कटेरी सीट से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजवा सीट से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और केदारनाथ सीट उत्तराखंड की सतेंद्र बर्तवाल यहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कटेरी सीट से केबी शुक्ला जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले मोहम्मद कामिर के पास चलेंगे। खैर सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद कामिर। जरा दिखाइए मतगणना केंद्र के बाहर की हलचल है, काफी टाइट रात रही है और अभी की क्या तस्वीर है, ताजा तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। खैर विधानसभा की मतगणना के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड में है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं, यह मतगणना स्थल है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग के बाद जो मतगणना कर्मी हो हैं उनको अंदर एंट्री दी जा रही है, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। इसके साथ जहां पर इसी जगह पर मतगणना होनी है और यहीं से ही धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। लगभग 12 से 1 बजे के बीच में शुरू होंगे जैसी डॉक्टर चारू के, लेकिन अब उम्मीद अलग कौन विधायक होगा यहाँ दोहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जरा वहां पर दिखाइए किस तरह की हलचल मतगणना केंद्र के लिए। और सिनेमा 8 बजते ही सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे और उसके बाद उनके मतों की गणना होगी। उसके बाद 8:30 बजे से दौरान यहाँ दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। दिलचस्प विधानसभा सीट से अलग होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इंतजार किया जा रहा है 8 बजने का। 8 बजते ही कुंदर की विधानसभा सीट में यहाँ पर मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने एक और जहाँ अपने संगठन से जुड़े ठाकुर रामवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक हाजी रिजवान, हालांकि वो बसपा में चले गए थे, उसके बाद दोबारा वो सपा में वापसी उन्होंने की है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन चुनाव के दौरान खुद हाजी रिजवान ने एक पत्र लिखकर इस इलेक्शन को रद्द करने की मांग की थी और पुलिस प्रशासन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुंदरकी के मतदान पर सवाल उठाया था, लेकिन सवाल ये था कि पुलिस प्रशासन वोटिंग नहीं होने दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में मतदान हुआ है तो वो कुंदरकी में हुआ है 57.86%। और ऐसे में अगर कहीं बीजेपी, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा और बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो एक परसेप्शन है वो कुंदरकी बदलता हुआ नजर आएगा। अब तक ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा को तो वोट देता है, लेकिन बीजेपी को नहीं देता है। राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। कटेरी सीट से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई। जो है 4 लाख यहाँ पर मतदाता थे और 2,28,000 वोट पड़े हैं। लगभग 57% यहाँ वोटिंग हुई थी। कुल मिला के जो मुख्य मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच में, हालांकि यहाँ 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो कुल मिला के लगभग 1 बजे तक तस्वीर साफ होगी कि रुझान आएगा।
कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे रहा है। तो मिला के जो मुकाबला है वो सपा के से जो है यहाँ रोकवा दिया रही है। यहाँ से किसी भी चाहे वो कार्यकर्ता हो या मीडिया हो, यहीं से प्रतिबंधित है। तो कुल मिला के यहाँ जो कटेरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लगभग 1 बजे तस्वीर साफ होगी कि कौन आगे चल। कुल मिला के 8 बजे यहाँ काउंटिंग शुरू होगी। 14 टेबल लगाए गए हैं। कुल मिला के 2,28,000 जो मतदाता जो वोट किए हैं वो 11 प्रत्याशियों के भाग आज फैसला करेंगे। हालांकि जो मेन मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच में। कुल मिला के 8 बजे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है ठीक है, उनकी केवी गणना शुक्ला, आप होगी। उसके नजर बाद बनाए लगभग रखिएगा 8:30 बजे जैसे माना ही जा रहा है नतीजे आना कि शुरू हो ईवीएम जाएगी, मशीन खुलेगी। काउंटिंग शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी के पास मैं जाना चाहूंगी। हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि विकास के मुद्दे इस बार नजर नहीं आए। आप कह रहे थे कि जैसे गरीबों की योजनाएं हैं, तमाम उन योजनाओं को लेकर आए, कानून व्यवस्था को लेकर भी आप जनता के बीच थे कि पहले के मुकाबले अपराध का ग्राफ भी कम हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन कटेंगे तो बंटेंगे, इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो पलटवार किया, इसे नेगेटिविटी बताया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको? आलोक जी, आपने म्यूट किया हुआ है, शायद आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अखिलेश यादव जी कटेंगे बटेंगे इसलिए इनको एतराज है, जो कि बांटने वाले तो वही थे और काटने वालों के साथ अखिलेश जी खुल के खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश राज के अंदर तमाम दंगे आए दिन होते थे, हिंदू मुसलमान दोनों ही पीड़ित रहते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी जब मुआवजा देने की बात आती थी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए उनके मुआवजे देते थे, बाकी लोगों को जो है ठेंगा दिखाते थे। तो ये बांटने का नतीजा हमने देश में देखा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा दिया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और हम बटेंगे तो कटेंगे। वहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ है। तो इसमें क्या बुराई है? हम अगर एक रहेंगे तो ये तो अच्छी बात है कि देश में भाईचारा बनेगा और देश जो है उन्नति के प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अराजक तत्व हैं, जिनको अराजकता फैलानी है, गुंडागर्दी करनी है, गुंडई करने वाले पार्टी, यह हमेशा से इस तरह के नारों का विरोध करेगी, क्योंकि वो समाज को बांट करके अपनी रोटियां सेकना चाहते रहे हैं। अखिलेश यादव एक परिवार की राजनीति करते रहे हैं। एक परिवार की राजनीति और एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण, ये दो सबसे बड़े हथियार जो है अखिलेश यादव के रहे हैं। लेकिन परिवार की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। जनता ने कहा कि नहीं, हमें जनता का राज चाहिए। ठीक है, परिवारवाद को लेकर जवाब ले लेते हैं अशोक यादव जी से। अशोक जी, परिवारवाद को लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हमेशा निशाना साधा जाता है और इस बार भी हमने देखा कि कई प्रत्याशी इसी तरह से उतारे गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? यानी देखिए, इसमें जो 9 सीटों के चुनाव हो रहा है, इसमें 2 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की ही एग्जाम्पल है। तो ये कैसे परिवारवाद की बात करते हैं? और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी इधर रिसेंट के दौर में आप देखिए कई मॉडल अपनाती है चुनाव का। और इन मॉडल की चर्चा अगर की जाए तो तावड़े मॉडल ऑफ इलेक्शन, योगी मॉडल ऑफ इलेक्शन, बहरा अंग्रेजों का जो नारा था, वो नारा इन्होंने, अब चूंकि उन्हीं के लोग हैं, ये उन्हीं की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, समाज में बांटने और काटने की बात करते हैं, डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, तो उनके वचन बंसी और उनकी विचार बंसी आज भी जिंदा है। तो वो अंग्रेजों की बात आज भी करते हैं, समाज में बांटने काटने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा पूरे चुनाव में 288 सीटों पे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, 81 सीटों पे झारखंड में चुनाव हो रहा था, मात्र 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन दोनों राज्यों में उपचुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में फुल फ्लेज चुनाव हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ योगी मॉडल चल रहा था ना, यहाँ बहराइच मॉडल चल रहा था, यहाँ पिस्टल मॉडल चल रहा था। चुनाव के दौरान प्रचार करने में तो कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है अशोक जी, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे चुनाव को भी कभी छोटा नहीं समझती और उस पर भी पूरी तरह से फोकस करती है। ये तो राजनीतिक पार्टी की अच्छी बात है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे एक सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, मोहम्मद कामिर, खैर सीट से, उनके पास चलते हैं। मोहम्मद कामिर, अलीगढ़ की ये जो खैर सीट है, माना जा रहा है कि यहाँ पर एक तीसरी बार बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है, लेकिन क्या ये हैट्रिक लग पाएगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो गया है, बसपा भी मैदान में आ गई है। क्या हलचल अभी आप देख पा रहे हैं मतगणना केंद्र के बाहर? बिल्कुल, देखिए, अगर इस बार फिर से बीजेपी का परचम इस खैर सीट से लहराता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी हैट्रिक बना लेगी। लेकिन
मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से डॉक्टर चारू कैन मैदान में है तो बसपा से भी बड़े प्रत्याशी हैं जो बसपा ने दांव खेला। लेकिन वोटिंग जो परसेंटेज है वो पिछली बार के मुकाबले जरूर कम हुआ। पिछली बार लगभग 60% तक इस सीट पर वोट हुआ 2022 विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार ये वोटिंग प्रतिशत लगभग 46% तक पहुंच गया। लगभग 14% वोट कम हुआ, लेकिन इसके साथ ही साथ यही उम्मीद जताई जा रही है सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ है। लेकिन जो पलड़ा जो भारी दिखाई दिया, जो लोगों से हमने भी बात की, वोटिंग के दौरान भी लोगों से मिले, उनसे भी बात की, तो कहीं ना कहीं अभी भी भारी पलड़ा बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर का सामने आया। लेकिन ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, लगभग 11 से 12 बजे के बीच में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस खैर विधानसभा से नया विधायक कौन है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अभी मतगणना स्थल पर जो चारू कैन है, समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी, वो अभी यहाँ पर पहुंची। उन्होंने बड़ा दावा किया और कहा कि इस खैर सीट से इस बार बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बड़ा दावा यह भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जितने भी उपचुनाव की सीटें हैं सभी पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर, उनका भी बड़ा दावा है। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी इस सीट से हैट्रिक जरूर लगाएगी और आगे भी इसी सीट से बीजेपी ही जीतेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अभी 11 से 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस खैर सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनकर विधानसभा यहाँ की जनता ने भेजा है। चलिए, तो इस पर नजरें टिकी रहेंगी, इस पर नजरें टिकी रहेंगी जो हमारी भी, और राजनीतिक पार्टियों की तो पहले से टिकी हुई है। और हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि केदारनाथ सीट से सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। काफी दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई भी यहाँ पर सत्येंद्र, क्योंकि आशा नौटियाल, मनोज रावत दोनों चुनावी मैदान में हैं और दोनों के लिए आगे के राजनीतिक भविष्य की भी बात है। ऐसे में क्या हलचल आप अभी देख पा रहे हैं, क्या राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, जरा बताइएगा। सीनम, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ के मौसम की, पहले तो मौसम में ठंड है, लेकिन ये ठंड जितनी मौसम में उतनी ही राजनीति यहाँ पे। आज केदारनाथ उपचुनाव की हम बात करें तो यहाँ पे, जहां अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के यहाँ पे जो आशा नौटियाल हैं, ये पूर्व में 2 बार विधायक रही हैं यहाँ पे, और उनके लिए भी एक करो या मरो वाली पूरा एक वो था। और इसके लिए बीजेपी के यहाँ पे तमाम, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने तमाम जनसभाएं यहाँ की हैं, मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो मंत्री नेता यहाँ केदारनाथ विधानसभा में यहाँ पे पूरा एक डेरा डाल रखा था, और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की हर प्रकार से यहाँ पे बातचीत चल रही थी। वहीं कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व विधायक यानी मनोज रावत यहाँ पे इस टाइम उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाए थे, और वो भी लगातार यहाँ पे अपने जो विधानसभा में यहाँ पे लगातार प्रचार करते रहे। साथ ही वो जो कि भाजपा जो सरकार की जो नीतियां हैं, उन जो कुनीतियां हैं उनको यहाँ पे सामने रख रहे थे जनता के सामने। और इस समय अगर इस दिलचस्प इस चुनाव को इसलिए भी मैं कह सकता हूं क्योंकि इस चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भी एकजुटता दिखाई। कांग्रेस के तमाम जो नेता, जो प्रदेश के यहाँ पे नेता है, वो यहाँ दिखे, और यहाँ पे जिस तरीके के ये राजनीति का ये माहौल गर्मा गया, कहीं ना कहीं बड़ी काफी चीजें सामने आई है। जहां पर यहाँ पे लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे जो यहाँ पे जो जनता है, उन्होंने जनता ने जिस तरीके से वोट दिया, अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 58% यहाँ पे मतदान हुआ है, और वो उस मतदान में अब किस को जनता ने यहाँ से चुनकर आगे भेजा, ये कुछ ही देर बाद पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 8 बजे से जैसे ही ईवीएम खुलेंगी, और ईवीएम खुलने के बाद यहाँ पे जब काउंटिंग शुरू होगी तो ये तय करेगा कि आखिर में केदारनाथ की जनता ने किस विधायक को यहाँ से चुनकर भेजा है। हमारे साथ जो संदीप जो हमारे साथ है, जो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं संदीप, उनसे ही जानते हैं। संदीप, इस चुनाव में क्या कुछ देखने को मिला है अगर हम बात करें? बिल्कुल, आपको बता दूं केदारनाथ का उपचुनाव रहा है, खासकर अगर बात करें यहाँ पे तो जो पूर्व विधायक थी शैला रानी रावत, उसके निधन के बाद, आकस्मिक निधन से उसके बाद ये चुनाव हुआ था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी का यहाँ पे प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। इसलिए भी क्योंकि बीजेपी मंगलौर चुनाव और उसके बाद बद्रीनाथ चुनाव दोनों हारी थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें इसलिए बेनिफिट अपने आप को मान रही थी कि वो सोची दोनों सीट जब बीजेपी हारी तो ये सीट पक्का बीजेपी हारी। लेकिन जो कमबैक बीजेपी ने यहाँ पे दिखा है, क्योंकि जब चुनाव से पहले लग रहा था कि जो भी अंदाजा जो 31 को जो आपदाई थी या 4 धाम यात्रा को लेकर जो केदारनाथ के तमाम प्रकरण उठे हैं, कांग्रेस जिस पर लगातार बीजेपी पर प्रहार करती, बार बार बड़े बड़े नेता कांग्रेस से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, चाहे तमाम नेता, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब ये सीट बीजेपी गंवा सकती है। लेकिन बाद में जब लगातार मुख्यमंत्री ने यहाँ दौरे के
सरकार के 5-5 मंत्री यहाँ पे रहे और लगातार उन्होंने यहाँ पे मॉनिटरिंग की, गांव-गांव तक गए और तमाम जो कार्य छूटे थे, जो पूर्व विधायक जिसका निधन हो गया था उसके जो तमाम योजनाएं, जो प्रस्तावित कार्य थे वो छूटे हुए थे, उन पर सरकार ने कहीं ना कहीं अमल किया और उसके बाद उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जनता पे एक इफेक्ट पड़ा और एक पॉजिटिविटी भाजपा की तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है इस भाजपा के इस चुनाव में जो पहले नुकसान हो रहा था वो अब देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीनम, जिस तरीके के संदीप ने बताया कि जिस तरह जो काम थे, यानी कि इस समय अगर हम केदारनाथ विधानसभा की बात करें तो काफी एक्टिव रही है सरकार भी और कांग्रेस भी। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सत्येंद्र बर्तवाल लगातार जानकारी दे रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी का गढ़ इस सीट को माना जाता है। क्या एक बार फिर से बीजेपी का जादू चल पाएगा? हमारे सहयोगी अमित राणा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 20 तारीख को विधानसभा 56 के हुए जो चुनाव थे उनके बाद वोटों की गिनती आज होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गोविंदपुरम की अनाज मंडी के बाहर और यहाँ सुबह से ही जमावड़ा लग चुका है। शासनिक एवं प्रशासनिक लोग यहाँ खड़े हुए हैं। सभी के कार्ड चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा जो प्रतिशत रहा था वो 33%, 30 यहाँ का मतदान का प्रतिशत रहा था, यानी कि तकरीबन 1,54,000 वोट पड़े थे जिनकी आज गिनती होनी है और तकरीबन 25 राउंड में ये गिनती होगी, जिसके लिए 72 कार्मिक लगाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेंट भी आना शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी और बताया जा रहा है कि 25 राउंड में गिनती पूरी कर ली जाएगी। उस गिनती के बाद ही ये पता चल पाएगा कि गाजियाबाद की जनता ने किसको चुनकर विधानसभा में भेजा है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से जो टक्कर मानी जा रही है वो सपा एवं भाजपा के बीच मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा की ये प्रमुख सीट मानी जाती है और पिछली 2 बार से भाजपा के ही यहाँ पर विधायक थे। जो अतुल गर्ग के बाद जब वो सांसद बने तो ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुआ है और आज उस उपचुनाव का नतीजा भी आना है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। योगी कैबिनेट की बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। 17.4 किलोमीटर लंबी एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। पंकज सिंह ने कहा कि इस परियोजना से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी, आवागमन और भी सुगम होगा। पंकज सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को मेट्रो परियोजना को मंजूरी देने पर आभार जताया है। तो देखिए, इसको लेकर आभार भी जताया गया है। इसके साथ ही पंकज सिंह ने कहा कि इस परियोजना से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच रोजाना जो लोग यात्रा करते हैं उनको काफी फायदा होने वाला है। हजारों यात्रियों को इसकी सुविधा मिलने जा रही है। आवागमन और भी ज्यादा सुगम होगा और भी ज्यादा सरल हो जाएगा। इसके साथ ही मेट्रो परियोजना को मंजूरी देने पर पंकज सिंह ने आभार भी जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, क्योंकि इसका सीधा फायदा हजारों लोगों को मिलने जा रहा है। योगी कैबिनेट की मीटिंग में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देख सकते हैं आप ट्वीट में क्या कुछ लिखा है नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने, वो भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। दरअसल योगी कैबिनेट की मीटिंग में ये बड़ा फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लिया गया, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है, क्योंकि इसका सीधा फायदा हजारों लोगों को मिलने जा रहा है।